हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है रीड की तैयारी, जिसमें से आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो ये जो नहीं भी आ सकते वाली सिचुएशन तो हमें लानी ही नहीं है, आ भी सकते हैं। हमको यही सोचना है और एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो देखिए, विकास को प्रभावित करने वाला तत्व, ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि जैसे बच्चा कोई जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में उसका विकास कितनी स्टेज से होकर गुजरता है, उसकी स्टेज में ये जो वातावरण है और आनुवंशिकी है वो किस तरीके से सहायता करती है बच्चे के एक विकास में, बच्चे के जो शारीरिक या मानसिक विकास में किस तरीके से सहायता उत्पन्न करती हैं। तो वही आज हम पढ़ेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व जिनमें मेन दो तत्व होते हैं और वो होते हैं वंशक्रम और वातावरण। यानी वातावरण, जो बाह्य वातावरण या आंतरिक वातावरण, यानी हमारे चारों तरफ जो स्थिति है उसको हम लोग बोलते हैं वातावरण। और वंशक्रम जो होता है वो होता है हेरिडेटरी, जो कि हमारे पूर्वजों से हम पर आता है। तो देखिए, सबसे पहले वातावरण को पर्यावरण भी कहा जाता है। यानी वातावरण जो होता है उसको पर्यावरण भी कहा जाता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके चारों तरफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है, उसके चारों तरफ क्या स्थितियां घटित हो रही हैं, किस तरीके के माहौल में वो पल बढ़ रहा है, तो वो जो है वो वातावरण कहलाता है। और ये भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है प्राकृतिक वातावरण और दूसरा होता है सामाजिक वातावरण। तो देखिए, जैसे प्राकृतिक वातावरण मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, प्राकृतिक वातावरण जो है, अगर स्थिति जो है वो प्रकृति के अनुकूल है, यानी प्रकृति इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक वातावरण। जैसे कि मान लीजिए सभी जीव जंतु जो हैं वो किसके संपर्क में आते हैं, प्रकृति के संपर्क में आते हैं। भाई, खाना पीना, उनका रहना, वो सब कहाँ है, उनके वातावरण में है और वो प्रकृति में रहते हैं। तो वो सारा वातावरण कहलाता है प्राकृतिक वातावरण। और सामाजिक वातावरण क्या होता है, जैसे कि समाज से रिलेटेड। समाज से रिलेटेड का मतलब है, जैसे एक बच्चा है, शिशु है, वो थोड़ा बड़ा होने के बाद में बालक बना, बालक बनने के बाद में वो कहाँ गया, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल गया। तो स्कूल जो है एक वो समाज का छोटा रूप जिसे कहते हैं वो हो सकता है। तो समाज जो है वो ये है कि जैसे मान लीजिए बालक है, उसका लालन पालन करने के लिए, शिक्षा के लिए या फिर किसी भी और चीज़ के लिए उसका विकास जो है वो समाज के बीच रहकर होता है। तो अगर उस समाज का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है तो हम उसको बोलते हैं सामाजिक वातावरण। अब प्राकृतिक वातावरण जो होते हैं वो उसके दो भाग होते हैं। प्राकृतिक वातावरण के दो भाग में विभाजित किया गया है। सबसे पहला होता है आंतरिक वातावरण और दूसरा होता है बाहरी वातावरण। देखिए, आंतरिक वातावरण का मतलब होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जैसे जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में है, ओके, तो माँ के गर्भ में जो उसको वातावरण मिल रहा है, अब माँ के गर्भ में उसको क्या वातावरण मिलेगा, अंदर तो क्या वातावरण मिलेगा, लेकिन इस पे पूरा डिपेंड करता है माँ जो है उसका स्वास्थ्य। जैसे मान लीजिए कि बच्चा घर में है और माँ का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो एकदम बिगड़ा हुआ है, यानी ना तो वो मानसिक संतुलित है और ना ही वो फिज़िकल यानी कि जो भौतिकी रूप से उसका शरीर जो है वो भी स्वस्थ नहीं है। तो इस कारण ये जो पूरा प्रभाव है ये बच्चे पर पड़ेगा। निश्चित रूप से जो बच्चा है वो स्वस्थ नहीं उत्पन्न होगा, पैदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंतरिक वातावरण जो है वो प्रभावित होता है एक बालक के विकास में। और बाहरी वातावरण या फिर भौतिक वातावरण की हम लोग बात करें तो जन्म के पश्चात जो है, जैसे कि जलवायु है, भूखंड है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसे हवा, पेड़ पौधे, भोजन, घर इत्यादि सबके संपर्क में जो है वो एक बालक आता है। तो इन संपर्क में अगर ये वातावरण एक हेल्दी वातावरण है, हेल्दी वातावरण का मतलब ये है कि एक बच्चे को, एक बालक को
अगर रहने के लिए घर मिल रहा है और उसके बाद उसको खाना निश्चित रूप से समय समय पर मिल रहा है, या फिर जो है उसको रहने की अच्छी व्यवस्था है, पहनने की अच्छी व्यवस्था है, बाहर जाने की अच्छी व्यवस्था है, तो ये जो है ये बाहरी वातावरण है जो मानसिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है बालक के विकास पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है वातावरण द्वारा बालकों पर पड़ने वाले प्रभाव। तो वातावरण पर बालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखना निश्चित रूप से बनता है। देखिए, पहला जो है बालक पर चहुमुखी प्रभाव। ये चहुमुखी का मतलब होता है चारों तरफ से। चहुमुखी का मतलब होता है चारों तरफ से। जो एक बालक है उसका चारों तरफ से जो है वो प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब कि जो अगर वातावरण हेल्दी है, हेल्दी एटमॉस्फेयर है, हेल्दी वातावरण है। हेल्दी वातावरण का मतलब जैसे मान लीजिए कि जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा सही है। जैसे आजकल क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का सबसे पहला प्रभाव बालक पे, यानी ना तो वो वातावरण के बीच आ पा रहा है, ना ही उसकी जो पढ़ाई है वो हो पा रही है। मतलब कोरोना की वजह से तो जैसे सारी ही चीज़ ठप हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से देखिए एक बालक के विकास में वातावरण का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो चहुमुखी प्रभाव जो होता है वो पड़ता है वातावरण के कारण बालक पे। नेक्स्ट जो होता है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व का मतलब होता है कि मान लीजिए वो ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ पर उसके पिताजी भी जो हैं वो सिर्फ लड़ते झगड़ते हैं, माताजी भी लड़ती झगड़ती है, या उनके घर में हर प्राणी जो है वही लड़ता झगड़ता है। जिस शिक्षक संस्थान में वो जाता है वहाँ पर जो है एजुकेशन के नाम पे सिर्फ व्यापार हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ऐसा जो प्रभाव है वो सीधा असर करता है बालक के व्यक्तित्व पे। जैसे बच्चा कहते हैं ना कि एक जो कुम्हार जो होता है, यहाँ पर कुम्हार से मतलब है कि जो घड़ा बनाता है, ठीक है, तो उस टाइम जब वो कच्चा घड़ा बनाता है तो वो उसको किसी भी रूप में ढाल सकता है। तो बच्चा भी कुछ इस तरीके से ही होता है। अगर उसके व्यक्तित्व पर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं तो वो उसी तरीके से बन जाता है। यहाँ पर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी बात करेंगे कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसके परिवार में सभी सिविल सर्विसेज में है, यानी आईएएस आरएएस हैं, तो वो उन लोगों को देख देख के ही पलेगा बढ़ेगा। तो उसके जीवन में उसकी धारणा अपने आप ही ऐसी बन जाएगी कि मुझे भी आगे जाके यही करना है, मुझे भी आगे जाके ऐसे ही बनना है। उसको वो इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाएगा। तो इस कारण से जो वातावरण है उस पर जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ऐसे वातावरण का। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका मानसिक विकास पर प्रभाव। देखिए वातावरण पे सीधा जो प्रभाव है वो मानसिकता पे पड़ता है, क्योंकि एक बालक जो है वो उसकी नींव बहुत कमज़ोर होती है। नींव का मतलब है कि उसके जो शुरुआती दौर होते हैं विकास के वो बहुत कमज़ोर होते हैं। उस टाइम पे अगर बच्चे को वातावरण में वो चीज़ें ना मिले जो उसके लिए नेसेसरी हैं, ज़रूरी है, वो नहीं मिल पाती, तो वो सीधा उसके मानसिकता पे असर करती हैं। जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा मानसिकता पे असर करने वाली चीज़ होती है गरीबी। देखिए गरीबी को बुरा इसलिए कहा गया है क्योंकि गरीब इंसान कोई पैदा होता है तो उसका जो परिवार है उस परिवार से उसका नाम जोड़ दिया जाता है कि वो गरीब है। लेकिन गरीबी एक बुरी चीज़ इसलिए है क्योंकि कई लोग जो है मेहनत करके इस गरीबी से अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश किए हैं और वो सक्सेस भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो मेहनत ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली है कि उनके वो गरीब का टैग ज़िंदगी भर रहने वाला है। तो इसलिए जो होता है कि कई परिवार में क्या होता है कि उनको लगता है कि ये काम जो है बस हमसे इतना ही हो पाएगा, हम इससे आगे नहीं कर पाएंगे। तो आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो इस गरीबी की चंगुल में फंसी रहेंगी। तो जो बच्चे होंगे उनकी मानसिकता पे सीधा प्रभाव रहेगा कि बस हमें तो इतना ही मिलना है और यही हमारा जीवन है। तो सीधा मानसिकता पे इस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो आपका है वो है शारीरिक विकास पर प्रभाव। देखिए शारीरिक विकास पे प्रभाव इसलिए बोल रहा है क्योंकि वातावरण के कारण शारीरिकता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप एक कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनसे कंपैरिजन करिए एक बहुत ही रिच फैमिली के किसी भी बच्चे से। यहाँ पर गरीबी और अमीरी को डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये समझाना है कि शारीरिक वातावरण या शारीरिक विकास जो है उस पर वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। देखिए कुपोषण का शिकार जो बच्चा होगा, जिसे खाने पीने के लिए ही सही से अनाज नहीं मिल पाया है या खाना नहीं मिल पाया है, तो उसका शरीर ऐसे कमज़ोर होगा, लंबाई भी नहीं बढ़ पाएगी और बिल्कुल कमज़ोर होगा, दिखने में भी ऐसे बिल्कुल हट्टा-कट्टा नहीं लगेगा। जबकि जो शारीरिक रूप से मतलब जो रिच फैमिली का बच्चा होगा, वो शारीरिक रूप से देखिए जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ही सही बालक है यानी कि हेल्दी बालक है, तो रिच बालक को देखना, एक बार उसका ना कुपोषण का शिकार होगा, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा, उसके रंग रूप में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखने को मिलेगा, चाल ढाल में भी अलग ही वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से शारीरिक विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आता है अनाथ बालकों पर प्रभाव। देखिए अनाथ बालकों पे इसलिए प्रभाव पड़ता है क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले सिर्फ माँ बाप होते हैं, माँ बाप के अलावा तो सब अपना मतलब निकालते हैं। तो ये सत्य भी है एक तरीके से। हाँ, प्यार बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित कर देता है, लेकिन जो एक बिना मतलब का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ एक माँ बाप का रिश्ता होता है। अगर किसी बच्चे के माँ बाप नहीं हैं तो उसकी मानसिकता पे, शारीरिक पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है परिवार की स्थिति के कारण बालक में प्रभाव। तो ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि परिवार की स्थिति अगर हेल्दी है, वहाँ झगड़ा नहीं होता है, बहुत अच्छे से जो है खान पान है, तो वो सीधा प्रभाव जो है बालक के स्वास्थ्य पे या बालक के विकास पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे वातावरण द्वारा बालकों पर पड़ने वाले प्रभाव। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वंशानुक्रम के कारण जो बालक विकास में पड़ने वाले प्रभाव। तो ये कुछ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछ ही लिया जाता है। सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जेम्स ड्रेवर, उन्होंने कहा था कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। यानी वंशानुक्रम यानी हेरिडेटरी प्रोसेस, यानी अगर माता पिता के जीन जो है वो बालक में आते हैं या माता पिता के जो अंश हैं वो बालक में आते हैं, संक्रमित होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। अब वंशानुक्रम के कुछ इम्पॉर्टेंट नियम हैं, यानी लॉ ऑफ हेरिडिटी, जिसमें से पहला नियम है ब्रिज कोर्स की निरंतरता का नियम। जो ब्रिज कोर्स की निरंतरता का नियम है ये दिया था साइंटिस्ट बिजमैन ने। तो बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्रिज कोर्स है और ब्रिज कोर्स के बाद में आपका आता है बिजमैन, ये है बिजमैन। ठीक है, बिज और ये ब्रिज कोर्स, तो ये आपके पकड़ में आ जाएगा। साइंटिस्ट का नेम पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। देखिए इन्होंने कहा था कि जो कोश होती हैं, ठीक है, जो सेल्स होती हैं, सेल्स यानी कोश, कोशिका, वो दो तरह की होती है। एक होती है कायक कोशिका और एक होती है उत्पाद कोशिका। ठीक है, एक होती है कायक और एक होती है उत्पाद कोशिका। ठीक है, तो ये जो कायक कोशिका है और उत्पाद कोशिका है, ये दोनों जो हैं, दोनों कोशिका जो हैं वो शरीर को बनाने में हेल्प करती हैं। तो इसमें जो कायक कोशिका है वो तो शारीरिक विकास में सहायक होती है। ये कायक कोशिका जो है, जिसे हम सोमैटिक कोशिका बोलते हैं, ये जो है ये शारीरिक जो उत्पाद होता है शारीरिक विकास में सहायक होती है। जबकि जो उत्पाद कोशिका है, ये उत्पाद कोशिका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। यानी मान लीजिए ये जो कोशिका है, इससे तो शरीर बन गया, और ये जो कोशिका है, ये कोशिका एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगी, चेंज मतलब ट्रांसफ़र होगी, स्थानांतरित होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाल्टन का नियम। जो गाल्टन का नियम है वो दिया था साइंटिस्ट गाल्टन ने, ये दिया था गाल्टन ने।
ठीक है, ये गाल्टन ने दिया था। और इसके अनुसार क्या कहा गया था कि जो ये भी स्थानांतरण से लेकर ही है, वंशानुक्रम का नियम ही इन्होंने समझाया था। तो इन्होंने कहा था कि जो गुण है, माता पिता के गुण 1/2, यानी कि आधे गुण जो हैं वो माता पिता से किसी बच्चे में आते हैं। मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, तो 1/2 जो है वो गुण यानी आधे गुण जो हैं वो बच्चे में माता पिता से आते हैं। 1/4 गुण जो हैं वो दादा दादी से आते हैं या नाना नानी से आते हैं। और 1/8 जो है वो नाना पर नाना या पर दादी से आते हैं। ठीक है, पर नाना, पर नानी, पर दादा, पर दादी से आते हैं। चाहे वो ऊंचाई के हों, चाहे भार के हों, चाहे लंबाई के हों, चाहे मतलब उनके रंग रूप में हो, चाहे शक्ल में हो। कई बार हम लोग नहीं कहते कि माँ बाप को छोड़ के हम लोग ये कहते हैं कि ये जो पोता या पोती है ये तो अपने पूरी दादी या दादा में गई है, नानी या नाना में गई है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये तो पर पोता जो है वो अपने पर नाना या पर नानी में गया है। तो इस कारण जो गाल्टन है वो कहते हैं कि अगर गुण जाएंगे तो 1/2 जो है वो माता पिता के गुण बच्चे में जाएंगे, 1/4 जो है वो दादा दादी के गुण बच्चे में जाएंगे, और 1/8 यानी कम होता चला जाएगा, 1/8 जो है वो किस में जाएंगे, पर नाना या पर नानी के गुण बालक में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है समानता का नियम। समानता का नियम के जैसे ये नाम से ही पता चल रहा है, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस का मतलब होता है समानता। इसके अनुसार जो होता है, जैसे माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि समानता का नियम, अगर माता पिता बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो निश्चित रूप से जो बच्चा है वो भी क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, अगर माता पिता की लंबाई छोटी है तो निश्चित रूप से बच्चे की लंबाई भी जो है वो क्या होगी, छोटी होगी। तो इस तरीके से जो है बच्चे में माता पिता के गुण जो हैं वो स्थानांतरित होते हैं। समानता का नियम इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रत्यागमन का नियम। देखिए, प्रत्यागमन का जो नियम है वो कंप्लीटली वाइस वर्सा है समानता का नियम, यानी जस्ट उल्टा है समानता के नियम में। देखिए, प्रत्यागमन का नियम का मतलब ये होता है कि जो माता पिता हैं, माता पिता से कुछ अलग ही बच्चा जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए माता पिता दोनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उन दोनों के जो से उत्पन्न हुआ जो बालक है वो इंटेलिजेंट ना हो करके क्या हो जाता है, मंद बुद्धि पैदा हो जाता है। तो ऐसा होने के कारण जो बच्चा है वो उसमें क्या आ जाता है, प्रत्यागमन आ जाता है। मान लीजिए माता पिता बहुत ही ज़्यादा डल हैं, पढ़ाई में नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, यानी वो इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि IAS जो है वो बन जाता है। तो इस तरीके से जो है जो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं बच्चे में, जो निश्चित रूप से माता पिता से अलग है, तो ऐसा होने के कारण जो बच्चे में डिफरेंस देखा गया है माता पिता से अलग, उसको क्या बोला गया है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम। तो ये था आपका प्रत्यागमन का नियम। इसके बाद आता है अर्जित गुणों का स्थानांतरण। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो दिया था लेमार्क ने। देखिए, लेमार्क जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जिराफ पर जो है वो किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने कहा था कि अगर जो बालक है उसमें गुण नहीं है तो वो समय के अनुसार या पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अर्जित कर लेता है। तो अर्जित उसमें क्या हो जाते हैं, ये गुण अर्जित हो जाते हैं। जैसे कि जिराफ में इन्होंने किया कि जिराफ की गर्दन पहले क्या हुआ करती थी, छोटी हुआ करती थी, लेकिन छोटी होने के कारण फिर छोटी होती गई और पेड़ पौधे जो हैं वो लंबे होते गए। तो उस कारण से क्या हुआ कि जो शरीर था जिराफ का, उन्होंने खींच खींच करके एक पेड़ के पत्ते पकड़ने चाहे,
तो उस कारण से जब पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गर्दन जो है वो थोड़ी लंबी 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 होने लगी और कई सालों बाद में, कई पीढ़ियों बाद में जिराफ की गर्दन जो है वो लंबी हो गई। तो उन्होंने इस गुण को अर्जित कर लिया। इसी तरीके से जो माता पिता हैं, अगर उनमें कोई गुण नहीं है तो कई पीढ़ियों बाद में जो बालक है वो गुणों को अर्जित कर लेते हैं। तो इसको ही बोलते हैं अर्जित गुणों का स्थानांतरण, जो लेमार्क ने दिया जिराफ में। और ये पावलाव और साइंटिस्ट जो मैकडूगल थे, पावलाव और साइंटिस्ट मैकडूगल थे, उन्होंने दिया था चूहों का परीक्षण करके। तो यानी चूहों पे परीक्षण किया था पावलाव और मैकडूगल ने, और जिराफ पे परीक्षण किया था लेमार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट नियम है मेंडल का नियम। देखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल, ये मेंडल का नियम मेंडल, साइंटिस्ट मेंडल ने ही दिया था। ग्रेगर मेंडल इनका नाम था। इन्होंने अपना उपयोग जो है वो मटर पे किया था। मटर पे इन्होंने ये उपयोग किया था। इन्होंने जो है कई तरह के नियम दिए थे, जैसे कि प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम या स्वतंत्र अपव्यवन का नियम इन्होंने ये दिया था। इन्होंने कहा था कि माता पिता के दो समान गुण जो हैं, जैसे लंबाई या बोनापन जो है, जो इनमें से जो प्रभावी गुण होगा वही प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होगा। यानी एक पीढ़ी में जो प्रभावी गुण होगा माता पिता का वही प्रदर्शित होगा। लेकिन जो अप्रभावी गुण है, जैसे मान लीजिए कि लंबाई जो है वो प्रभावी गुण है, तो वो बच्चे में प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित हो गया। लेकिन फिर बोनापन जो है वो नष्ट नहीं होगा, वो उसकी अगली पीढ़ी में कहीं ना कहीं बोनापन उसमें आ ही जाएगा। उसको अप्रभावी गुण तो कहते हैं, लेकिन वो समाप्त नहीं होता है, वो नेक्स्ट से नेक्स्ट पीढ़ी में बच्चे में देखा ही जाता है। यानी ऐसा होता है ना कि संतान जो होती हैं उनमें से दो भाई जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, फिर पोता जो होता है वो बहुत ही बोना हो जाता है। तो वो जो है वो अप्रभावी गुण होता है, जो छिपा नहीं होता, लेकिन उसके बाद में भी वो प्रभावित होने लगता है। तो ऐसा उन्होंने मटर के पौधे पर जो है वो उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। और उन्होंने देखा था कि द्वितीय पीढ़ी में जो है शुद्ध लंबा, संकर लंबा, शुद्ध बोना व अनुपात जो है उन्होंने निकाला था 1:2:1 का। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे विज्ञान के जो पार्ट आएगा उसमें इम्पॉर्टेंट है। बस यहाँ पे देखना है कि मेंडल जो है दो तरह के गुण बताते हैं, प्रभावित और अप्रभावित, जिसमें पहली पीढ़ी में प्रभावित गुण जाता है और दूसरी पीढ़ी में अप्रभावित गुण भी आ सकता है। प्रभावित गुण तो आएगा ही आएगा, अप्रभावित गुण भी आ सकता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, वंशानुक्रम भी मैंने आपको समझा दिया है। और इससे ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में इस टॉपिक पे से नहीं पूछा जाता। मैंने जैसे कि पहले ही कहा था कि फ़र्स्ट यूनिट जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब इसके क्वेश्चंस जो हैं वो उसकी ज़रूर मैं एक वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आपको पहली यूनिट जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कंप्लीट तौर पे आ जाएगी। और इससे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से नहीं पूछा जाता। मैं फिर कह रही हूँ कि ये जो परीक्षा तैयारी रीट के नाम पर है, लेकिन ये CTET, HTET जितने भी प्रकार के टेट होते हैं, या आपकी साइकोलॉजी जितने भी RS लेवल में भी आती हैं, ये उस लेवल की पढ़ाई मैं आपको करवा रही हूँ। तो साइकोलॉजी की बुक जितनी भी ऑथराइज्ड बुक थी उनसे मैंने ये सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, और ये मुझे लगता है निश्चित रूप से आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, या जो भी आपके जानकार हैं उनके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें प्लीज़, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अब तो रीट की वैकेंसी है, वैसे भी आने ही वाली है, तो पढ़ना तो है ही। हैप्पी रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँ। धन्यवाद।